गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको कहीं लिख लेना, ताकि जब हम चैप्टर फिनिश करें तो उससे रिलेटेड यू कैन बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज, जब बचपन में हम सर्किट बनाते थे, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में क्या है, करंट फ्लो नहीं होता था। क्लोज वाले सर्किट में एक सेल लगा देते थे, वायर होता था, बल्ब होता था। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होता था, क्लोज करो, स्विच ऑन करो तो फिर क्या है, वो बल्ब ग्लो हो जाता था। उस टाइम तक तो हमें पता था कि जब किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक इंसान आया, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, और इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया बेटा, उसने उसी सर्किट में साइड में एक कंपास लगा दिया। कंपास का काम क्या होता है, डायरेक्शन पता लगाना है ना, डायरेक्शन पता लगाना। तो उसने उसके बगल में ही एक कंपास लगा दिया और क्या पाया कि जब करंट फ्लो हुआ उस सर्किट में से, तो जो एम मीटर लगाया हुआ था उसमें तो डिफ्लेक्शन शो हुआ ही, साथ साथ में वो कंपास में भी जो निडल था उसमें भी डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिसके बेसिस पे उसने बोला कि कभी भी सर्किट में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या करंट का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है तो सिर्फ करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होता, बल्कि साथ साथ में उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। इसी इफेक्ट को कहा गया, क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को प्रूव किया कि करंट जब फ्लो हो रहा होता है तो उसके साथ साथ सिर्फ चार्ज या करंट ही नहीं होता, बल्कि साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझ में आ गया ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो कोई भी मैग्नेट है, तो अगर कोई मैग्नेट है तो एक साइड में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साइड में साउथ पोल होता है। और क्लास 6 में तुम पढ़ चुके हो ऐसा कौन कौन सा है, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंगली मैग्नेट के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। एक क्या होता था, हॉर्स शू मैग्नेट होता था। ये कौन सा मैग्नेट बनाया है मैंने, बार मैग्नेट। एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, एक सर्कुलर मैग्नेट होता है। इसी तरह अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं। सर्कुलर मैग्नेट में बेटा या तो साउथ पोल होगा या फिर नॉर्थ पोल होगा। तो अगर कोई टीचर तुमसे पूछते हैं कि ऐसा मैग्नेट बताओ जिसमें सिर्फ एक ही पोल होता है, क्या ऐसा मैग्नेट बनाना पॉसिबल है, तो क्या बोलोगे, यस ये पॉसिबल है कि अगर सर्कुलर मैग्नेट होगा तो एक सिंगल पोल के साथ प्रेजेंट हो सकता है। अब याद रखो, मैग्नेट ऐसे एक्चुअल में मैग्नेट के साथ में जो लाइंस होती हैं, तो ये मैग्नेट वाली लाइन जो होती है एक डायरेक्शन से जाता है, दूसरे डायरेक्शन की तरफ अंदर आ रहा होता है, फिर एक तरफ से जा रहा होता है, दूसरी तरफ से एंटर हो रहा होता है, फिर एक तरफ से जा रहा होता है और एक तरफ से एंटर हो रहा होता है। तो सबसे पहला सवाल, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये है क्या, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये लाइंस बेटा इमेजिनरी होता है, एक्चुअल में नहीं होता है कोई भी लाइन मैग्नेट के आसपास। हम मान लेते हैं कि उसके आसपास पक्का मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, तो उसके लिए ये मैग्नेटिक लाइंस रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला चीज इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि मैग्नेट में कभी भी जो डायरेक्शन होता है इस मैग्नेटिक फील्ड का, वो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ आएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ आएगा, ठीक है। तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग और अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि कहने का मतलब वो कहां पूछ रहा है एग्जामिनर, मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है कि बाहर पूछ रहा है। क्योंकि अगर बाहर पूछ रहा है फिर तो उसकी डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है तो उसकी डायरेक्शन रहेगी साउथ से नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तुम्हें दिख रही हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? ये सब आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में सब पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर दी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इट वुड हैव टू डायरेक्शन विच इज नेवर पॉसिबल। तो इनकी दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इनका सिंगल डायरेक्शन रहता है। इनका डायरेक्शन क्या है? मैग्नेट से अगर बाहर निकलेगा तो नॉर्थ से साउथ, और अगर अंदर होगा तो साउथ से नॉर्थ। तो इसीलिए ये फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा एक दूसरे के हमेशा पैरेलल जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में। अगर एक और मैग्नेट मैंने बना दिया बेटा, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मान लो 2 की जगह 2 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा है तो इसका किसका मैग्नेटिक फील्ड जो है किसका स्ट्रांग होगा? जिसमें ज्यादा लाइंस है उसमें स्ट्रॉन्गर फील्ड, और जिसमें कम लाइनें हैं उसमें वीकर फील्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रांग वो भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज है। और सबसे ज्यादा जो चार्ज होता है मैग्नेटिक या स्ट्रेंथ होता है वो इस मैग्नेट में किस साइड में होता है? कॉर्नर। मैग्नेट के कॉर्नर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। नॉर्थ साउथ भी कहाँ होता है? कॉर्नर में होता है। ठीक है, और अगर इस मैग्नेट को तोड़ दूं मैं 2 पार्ट्स में तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों ही मैग्नेट का अपना इंडिविजुअली नॉर्थ साउथ होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साउथ और साउथ रहेगा तो रेपल करेगा, दूर भागेगा एक दूसरे से। और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट ही जो फील्ड बनाएगा उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और सारी इंफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। मैग्नेट का पहला क्या प्रॉपर्टी था? 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दूसरा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है? कॉर्नर पे। थर्ड, डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस तरफ होता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। और अगर इनसाइड द मैग्नेट कोई पूछ रहा है तो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? अदरवाइज इट वुड हैव 2 डायरेक्शन विच इज नेवर पॉसिबल। कभी पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो। अब आगे चलते हैं बेटा इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तुम जान गए हो, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जान गए जो पढ़ने वाले थे, है ना। उसके बाद अब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी मैंने बताया वो सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तुमको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। सी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पॉइंट क्या है? नो 2 फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, अदरवाइज इट वुड हैव 2 डायरेक्शन, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, हर साल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड थंब रूल का मतलब है कोई भी एक वायर है बेटा, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर पूछेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है? 2 ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। देखते हैं कैसे होता है। तो अगर जिसमें अगर वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है उसको होल्ड कर लो अपने राइट हैंड से, क्योंकि नाम ही है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड से होल्ड कर लो, और जो तुम्हारा थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन किसका? करंट का। अगर करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो कर्ल ऑफ द फिंगर, यहां से मेरा हाथ गया और ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन किस चीज का बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी ऐसे ऐसे करके दीवार में आ जाओ, ऐसे से घुमाते, तो मतलब ये डायरेक्शन कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वायर में नीचे की तरफ करंट जा रहा होगा, फिर से उसको होल्ड कर लो, तो थंब मेरा शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में? नीचे। फिर से हाथ में ऐसे ऐसे करके जाओ और देखो कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जो मैं ऐसे बना रहा हूं, तो अगर मैं इसी को हटा के ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो कैसा शो होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बताया यही वाला था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखो, ये एक गोल गोल सा चूड़ी जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, ये इंसुलेटर है, और ये इंसुलेटर के आसपास करंट जब यहाँ से पास हुआ तो करंट ऐसे करके ऐसे ही जाएगा या फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा, है ना, दो ही तरीके हैं। मान लो इसमें तुम्हें फिगर में दे दिया है कि भाई करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो या तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ या इस डायरेक्शन में बताओ। तो अभी जो मैंने बात की थी, ध्यान से याद रखो, यहाँ कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको राइट हैंड से फिर से ग्रिप पकड़ लो। ग्रिप पकड़ोगे तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो डायरेक्शन कैसा बनाया हुआ है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ है, एरो का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है और ऐसे इधर आ रहा है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और जब यहाँ से करंट जब यहाँ पहुंचा तो रिवर्स हो गया, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, तो नीचे जब जा रहा है तो फिर कैसे हुआ था, क्लॉकवाइज हुआ था, तो क्लॉकवाइज। तो इसलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे आ रहा है, तो क्लॉकवाइज हो गया। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं फिगर बना के कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो, ऊपर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे भी याद कर सकते हो। और नेक्स्ट फिगर है बेटा सोलेनॉइड, और दोनों की सेम कहानी है। जो कहानी टॉरॉइड की है उसको क्या बोला जाता है, टॉरॉइड। जो चूड़ी शेप में था गोल गोल जहां करंट फ्लो हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, टॉरॉइड, ठीक है। तो टॉरॉइड कहा जाता है। और अगर पेंसिल जैसा कोई चीज है उसके ऊपर वायर की वाउंडिंग कर रखा है तुमने, तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इसमें भी सेम फिनोमेना होता है, सेम डायरेक्शन। अगर ध्यान से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो कि सोलेनॉइड में अगर है तो इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगता है, तो हम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं सोलेनॉइड में। करंट का डायरेक्शन देखो कौन सा दिखाया हुआ है, लेफ्ट टू राइट दिखाया हुआ है इसमें, तो लेफ्ट टू राइट दिखाया हुआ है, तो फिर ऐसे पकड़ लो। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है करंट तो ऐसे पकड़ोगे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर कैसे आ रहा है, इस तरह से, है ना, तो इस तरह से वो बनाया हुआ है इसीलिए। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइंस जो इनसाइड द सोलेनॉइड है वो पैरेलल जाती हैं स्ट्रेट लाइन में, जो कि इंप्लाई करती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर वो सेम रहेगा सभी पॉइंट पे, चाहे तो इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलेंगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि टेम्परेरी मैग्नेट भी कहा जाता है। ये तुमने देखा होगा कहाँ, क्रेन में। क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है, ऊपर से ऐसे उठ के जाता है कचड़े में, जो भी आयरन की चीजें फट 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 जैसे ऑन किया सब चिपक जाता है। उसके बाद उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसके में जितना भी आयरन वाला मटेरियल है चिपका हुआ है उस मैग्नेट में वो छूट जाता है और वो सब नीचे अलग हो जाता है। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कचड़े को अलग कर लिया जाता है बाय यूजिंग क्रेन। तो उसमें यूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो भी सोलेनॉइड की तरह ही होता है, जब करंट उसमें से जाता है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट फॉर सम टाइम, और जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो थोड़े समय के बाद जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक खासियत है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अभी बताया था सेम वही तुम्हें याद रखना है जो फिगर में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं, अदरवाइज इट वुड हैव टू डायरेक्शन। दो टू फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर कौन सा होता है, फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ से नॉर्थ होता है। और याद रखो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और वाइस वर्सा, अगर करंट ज्यादा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर कम करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल, चाहे तो सोलेनॉइड से रिलेटेड या टॉरॉइड से रिलेटेड, कि भाई किस पे डिपेंड करता है बी। तो याद रखो, एक याद करने का तरीका है न्यू नॉट यानी ये तो हो गया कांस्टेंट, एन आई ए
अपॉन एल, इसको कहीं भी लिख लेना उस चैप्टर में, इसमें सबका मतलब पता होना चाहिए बेटा। बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बी मतलब कि 12th क्लास से फॉर्मूला लाया हूं तुम्हारे लिए ताकि बड़ा सा कंसेप्चुअल कहानी याद ना करना पड़े। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस में नापा जाता है, टेस्ला में। जैसे हम डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, जो हम डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में नापते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड किस में नापा जाता है, टेस्ला। तो हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला। उसके बाद जहां एन दिख रहा है तो एन से घबराना नहीं है। एन मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी लिख सकते हो, वायर का कितने बार टर्न है उस सोलेनॉइड पे या उस टॉरॉइड पे। उसके बाद आई क्या है, करंट। आई क्या है, करंट है। ए क्या है, एरिया। और एल क्या है, लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसमें 4 पॉइंट तुमको याद हो गया। क्या, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। एरिया बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, न्यू नॉट एन आई अपॉन एल। और अगर लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपस में कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली, उल्टा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो 4 पॉइंट अपने आप बना सकते हो। और न्यू मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ का इनवर्सली रिलेटेड है। खुद एक लाइन में लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है बेटा। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड पे डाला गया है, पहली बात तो ये कि ये जो रॉड है बेटा, इस मैग्नेट के बीच में जब इसकी पोजीशन होगी, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री पे डालेंगे। क्यों, कोई पूछ ले 90 डिग्री पे ही क्यों डालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे फोर्स जो है मैक्सिमम लगता है, तो इसलिए 90 डिग्री में डालेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो अगर डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में हुआ, जब साउथ और नॉर्थ के बीच में रखा है, तो जब ये मैं रिवर्स कर दूंगा, नॉर्थ वाला साउथ कर दूंगा और साउथ वाला नॉर्थ कर दूंगा, और फिर इस रॉड को बीच में लाया जाएगा, तो पहले जिस डायरेक्शन में घूमा था मेरा रॉड, अब की बार उसके ऑपोजिट में रिवर्स होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर पोलैरिटी चेंज कर दिया मैग्नेट का तो डायरेक्शन भी रॉड का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तो यही ऑब्जर्व किया था, 3 ऑब्जर्वेशन जो तुमको याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करें तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ये भी वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन है बेटा। तो इसमें याद रखो क्या है, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर अपनी 3 फिंगर्स, कौन कौन सी नाम याद होने चाहिए एलकेजी वाले, थंब, फॉर फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इसको, और मिडिल फिंगर, अगर ये तीनों को ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे तो इसमें तुम्हारा जो मिडिल फिंगर है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। उसके बाद थंब जो है ये किसका डायरेक्शन शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये इंडेक्स फिंगर या फॉर फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसीलिए बोलते हैं फादर, एफ से मतलब फोर्स हो गया तो फादर, एम से मोशन हो गया मतलब मदर, सी से करंट हो गया इसलिए चिल्ड्रन। तो इसलिए बोलते हैं इसको फादर, मदर, चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको, और ये तीनों फोर्स आपस में क्या किस डायरेक्शन पे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, 90 डिग्री, इसलिए बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो याद रखो, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्या है, फोर्स, उसके बाद मोशन और उसके बाद करंट। तो इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी पे काम करता है बेटा हमारा मोटर जो आगे आएगा।
ठीक है। अब आ गया है मोटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है, मान लो पढ़ाई लिखाई बाद में। सबसे पहले मोटर कहाँ देखा है तुमने, पंखे में, फ्रिज में, कूलर में, जो भी चीजें पंखा किसी में भी घूमता है, लैपटॉप के अंदर, तो सब जगह क्या मिलेगा, मोटर मिलेगा। तो किया क्या तुमने, पहले यहां से स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन किया मतलब कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद फिर वो चीज घूमने लग गई, मतलब कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें, मोटर में। दूसरा इसमें क्या होता है बेटा, एक कम्यूटेटर भी होता है जो कि रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में। कम्यूटेटर पूछ लेते हैं, कम्यूटेटर का फंक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होता है कॉइल में इलेक्ट्रिक मोटर के, तो वो डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि क्या कैसे होता है वो चेक करो फिगर में। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में एक आर्मेचर कॉइल दिया हुआ है जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटा होता है, ये वायर की वाउंडिंग है। तो इसमें क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ से जा रहा है, तो हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड रूल, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स ऊपर पड़ेगा, तो वो ऊपर की तरफ हाफ टर्न होगा। और जैसे ही हाफ टर्न हो गया, ये जो तुम्हें रेक्टेंगुलर का कॉइल दिख रहा है, ये हाफ टर्न कॉइल हो गया है, तो उसके बाद फिर देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन का जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो दूसरे साइड में फोर्स लगेगा, मतलब नीचे की तरफ, तो हाफ और रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हाफ प्लस हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। एक रोटेशन कंप्लीट जैसे ही होता है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें स्प्लिटरिंग, इसका भी फंक्शन पूछ लेते हैं। तो जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, तो ये स्प्लिटरिंग आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ये वाला स्प्लिटरिंग उधर चले जाता है, वो वाला स्प्लिटरिंग इधर आ जाता है। और साथ में यहाँ पे एक कार्बन ब्रशेस लगा रहता है। वो कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है स्प्लिटरिंग का, तो ये कार्बन ब्रशेस, ये इसमें से करंट पास होता है, तो ये उसमें दोनों से टच है, तो कार्बन ब्रश क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट होने नहीं देता। ये इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम किसका है, कार्बन ब्रशेस का काम होता है। और ये जो स्प्लिटरिंग है, इसी को बोला जाता है कम्यूटेटर। जो ऊपर बताया था, कम्यूटेटर का फंक्शन पूछ लेते हैं, तो जो डायरेक्शन जो है करंट का रिवर्स करने का काम किसका है, इसी का है, स्प्लिटरिंग्स का है। कि जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका प्रिंसिपल, वर्किंग और ये डायग्राम पूरा आना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 to 5 मार्क्स में आएगा। आंसर कैसे लिखने हैं वो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। और इसके बाद वाला सारा पोर्शन, गैल्वेनोमीटर भी एक जगह है। ये गैल्वेनोमीटर का कौन सा डिवाइस है बेटा, देखो करंट जब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम किससे नापते हैं, एमीटर से। लेकिन अगर हल्का सा करंट गया, फिर एमीटर उसको पकड़ नहीं पाता है। तो हल्का सा करंट जाए, तो हल्का सा भी अगर करंट जा रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव। तो ये पकड़ लेता है रीडिंग कि अच्छा हल्का सा करंट पास हुआ है। तो अगर हाईली सेंसिटिव करंट पकड़ने के लिए अगर कोई पूछे डिवाइस कौन सा है, उस केस में एमीटर नहीं बोलोगे, गैल्वेनोमीटर बोलोगे। ठीक है, बड़े वाले जी से डिनोट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो क्लास 12th में पढ़ोगे। बाकी जनरेटर तुम्हारे सिलेबस में आगे का कुछ भी नहीं है, ना ही फ्यूज है, ना ही सेल्फ इंडक्शन है, ना ही म्यूचुअल इंडक्शन है। क्योंकि अगर ये होता तो फिर तुम्हारा जनरेटर भी होता जो इसी पे बेस्ड होता है। तुम्हारा सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे चलने वाला मोटर ही सिलेबस में है। ठीक है बेटा, और उसके बाद आगे वाला AC DC भी तुम्हारे सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो इस साल कोई नहीं पूछेगा। और घरों में कनेक्शन कैसा होता है, रेड वायर, ग्रीन वायर, ब्लैक वायर, इसके बारे में भी कोई नहीं पूछने वाला। जब ये सब नहीं पूछेगा तो फ्यूज ही क्यों पूछेगा, क्योंकि हमारे घरों के सर्किट में क्या लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। तो आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी ही कहानी है इस चैप्टर की। ओके।